नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अजैविक कारक एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन जो है जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक जो होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपके अंतर्जातीय संबंध होता है और दूसरा आपके अंतर्जातीय संबंध होता है। अंतर्जातीय संबंध को भी फिर से दो भागों में बांट दिया है और अंतर्जातीय संबंध को भी फिर से दो भागों में बांट दिया है। अंतर्जातीय संबंध सहयोगी और असहयोगी होता है, जबकि अंतर्जातीय संबंध भी सहयोगी और असहयोगी प्रकार का होता है। बात कर लेते हैं अपन पहले अंतर्जातीय संबंध की। तो अंतर्जातीय संबंध जो होता है उसके अंतर्गत सहयोगी अंतर्जातीय संबंध में निवहीकरण, सामाजिकरण, समूहीकरण, पैतृक संरक्षण, ये चार जो है टर्मिनोलॉजी शामिल है। निवहीकरण, सामाजिकरण, समूहीकरण, पैतृक संरक्षण, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। दूसरा असहयोगी अंतर्जातीय संबंध है। असहयोगी अंतर्जातीय संबंध में इसको अपन मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। तो पहला जो भाग आता है इसका भोजन स्पर्धा है और दूसरा है सीमित शत्रुता। स्पर्धा वही प्रतियोगिता है जो भोजन प्रतियोगिता भी इसको अपन कह सकते हैं, और एक जो है सीमित शत्रुता है। इसके बाद में अंतर्जातीय संबंध को भी फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके सहयोगी अंतर्जातीय संबंध और दूसरा है असहयोगी अंतर्जातीय संबंध। सहयोगी अंतर्जातीय संबंध को सहजीविता को फिर से दो भागों में बांट दिया है, सहोपकारिता और भोजन स्पर्धा। सहोपकारिता या सहपरोपकारिता जिसको अपन कहते हैं, तो सहपरोपकारिता अविकल्पी और विकल्पी प्रकार की होती है, जबकि भोजन स्पर्धा मुख्यतः चार प्रकार की होती है। एक आपकी प्रतिजीविता होती है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक परभक्षण होता है और एक आपकी परजीविता होती है। इसके बाद में आप देख रहे हैं असहयोगी अंतर्जातीय संबंध। असहयोगी अंतर्जातीय संबंध जो आपने अंतर्जातीय संबंध में भोजन स्पर्धा और सीमित शत्रुता पढ़ी है, वही यहाँ पर जो है दोबारा से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख लेते हैं अपन एक एक जो बिंदु है आपके, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं सहयोगी अंतर्जातीय संबंध। सहयोगी अंतर्जातीय संबंध जो होता है उसमें सबसे पहले अपन निवहीकरण पढ़ते हैं। निवहीकरण के अंतर्गत अपन देखते हैं निवह का मतलब होता है कॉलोनी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनी, और निवहीकरण को अपन कहते हैं इंग्लिश के अंदर कॉलोनाइजेशन। तो निवहीकरण जो होता है वो किन प्राणियों में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ समूह ने सर्वप्रथम आपसी सहयोग से निवहीकरण की प्रकृति को अपनाया। निवहीकरण की सहयोगी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेकों प्रोटोजोआ जातियों ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ जैव विकास क्रिया को भी आगे बढ़ाया। निवहीकरण की प्रवृत्ति से ही स्पंज समूह का विकास हुआ। स्पंज जो आप जानते हैं, स्पंज जो है किसमें कौन से जो समूह है, जैसे पोरीफेरा जो समूह है, पोरीफेरा जो प्रोटोजोआ जैसे ही एक संघ है, तो पोरीफेरा जो संघ के अंदर जो प्राणी आते हैं वो स्पंज प्रकार के आते हैं। तो स्पंज समूह का विकास हुआ और कोशिकाओं में श्रम विभाजन प्रारंभ हुआ, जिससे आधुनिक जीवों की उत्पत्ति संभव हो सकी। निवहीकरण के अर्थात निवहीकरण होता क्या है? देखो, निवहीकरण जो होता है वो एक प्रकार का जो है जीवों का जो है एक साथ रहना निवहीकरण कहलाता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये निवहीकरण की प्रक्रिया पाई गई। उसके बाद में अन्य जो जंतु है उनके अंदर भी जो है निवहीकरण की प्रक्रिया हुई, जैसे कि स्पंज समूह है। तो स्पंज समूह के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो जंतु है वो निवह बनाकर निवास करते हैं, उनके श्रम का विभाजन होता है। निवह के अंतर्गत अलग अलग जो प्राणी है वो अलग अलग, या अलग अलग जो जीव है वो अलग अलग जो है आपके श्रम के अनुसार, कार्य के अनुसार उनका उत्पन्न होना या उनकी उत्पत्ति संभव हुई। इसके बाद में इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जिसका नाम है समूहीकरण। समूहीकरण देखिए, इस प्रकार में कुछ जातियों के सदस्यों या तो स्वभाव से समूह बनाकर या कुछ विशेष परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अस्थायी तौर पर समूह में इकट्ठे होते हैं या होते जाते हैं। यानी समूहीकरण का मतलब होता है समूह बनाकर रहना, और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो है उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो जीव है वो झुंड बना लेते हैं या अपना एक समूह बना लेते हैं, और जातियां जो है समूह बनाकर अपने जो सदस्य हैं वो एक जगह निवास करते हैं
और ये जो समूहीकरण की प्रक्रिया है, इस समूहीकरण की प्रक्रिया से लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, इससे सुरक्षा का लाभ होता है, मतलब जो है समूह में रहने से क्या होता है कि जीवों का जो है सुरक्षा आवरण बन जाता है। विभिन्न प्रकार की या सभी जो जातियों की जो प्राणी एक साथ रहेंगे तो आक्रमण का खतरा उनके ऊपर बहुत न के बराबर रहता है। ताप का संरक्षण, यानी उनके जो है सर्दियों के अंदर या शीत ऋतुओं के अंतर्गत उनके ताप का संरक्षण हो जाता है। पारिवारिक कवच के रूप में जैसे जंगली भैंसे आते हैं, तो ये जंगली भैंसे क्या करते हैं, जो है एक निवह एक समूह बना लेते हैं, और समूह के कारण से क्या होता है कि इनका एक पारिवारिक कवच बन जाता है, और जो शिकारी जंतु होते हैं उनसे ये सुरक्षा कर लेते हैं अपनी। आक्रमणकारी प्रवृत्ति जो होती है वो टिड्डियों के अंदर पाई जाती है। टिड्डियों का जो दल होता है वो एक साथ आता है, समूह में आता है, और एक बड़े क्षेत्र के अंतर्गत किसान जो होते हैं उन किसानों के खेतों को ये एक साथ जो है क्या करते हैं, वहाँ पर ये समूह में आकर उसको आक्रमण करते हैं और उस फसल को जो है सफाया कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन समूहीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद में तीसरी जो है वो आती है आपके सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन को समझने के लिए आप जो है, जैसे आपने मधुमक्खी के बारे में पढ़ा होगा, मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट है जो समूह बनाकर छत्ते के अंदर निवास करती है। कुछ प्राणियों में अद्भुत सामाजिक संगठन या समाज निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति अपनी जाति की सुरक्षा, उसके उत्थान और उसकी सफलता में ठीक उसी प्रकार सहयोगी होती है जिस प्रकार की मानव के विभिन्न सामाजिक संगठन मानव जाति की सफलता और विकास में सहयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए चींटियाँ, दीमक आदि में ये जो है सामाजिक संगठन की प्रकृति पाई जाती है। ये एक झुंड में निवास करती है, झुंड में रहती है। संरचनात्मक उत्पत्ति विकास में आर्थ्रोपोडज यानी आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो सबसे उच्च माने जाते हैं, और इस प्रकार के जो जंतु हैं आर्थ्रोपोडा में आने वाले, उन जंतुओं के अंदर ये जटिल सामाजिक समूह में कीटों के अंदर ये जो है सामाजिक संगठन पाया जाता है। फिर इसके बाद में जो है एक आता है आपके पैतृक संरक्षण, जिसको पेरेंटल केयर कहते हैं, यानी जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों के द्वारा अपने शिशुओं की या संतति की किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है, उस प्रक्रिया को पेरेंटल केयर कहा जाता है। स्तनधारियों तथा पक्षियों में यह गुण सर्वाधिक विकसित रूप में पाया जाता है, यानी जो स्तनधारी होते हैं तथा जो पक्षी होते हैं उनके अंदर ये सर्वाधिक रूप से विकसित प्रकार पाया जाता है पेरेंटल केयर का। पैतृक संरक्षण विभिन्न जातियों के विकास और सफल जीवन में महत्वपूर्ण जैविक कारक के रूप में कार्य करता है। और जैसे प्रोटोजोआ में पैतृक संरक्षण का अभाव पाया जाता है, क्योंकि प्रोटोजोआ जो संघ होते हैं, ये प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया बहुत तीव्र पाई जाती है, तो उनका जो है अधिकतर जो समय है वो प्रजनन में बीत जाता है, और उनके अंदर जो है ये पैतृक संरक्षण की प्रक्रिया न के बराबर या उनका जो है अभाव रहता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये अंडे देते हैं या जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है ये पैतृक संरक्षण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। इसके बाद में अपन जो है अगला जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो है असहयोगी अंतर्जातीय संबंध, जिसमें अपन ने बात की थी भोजन स्पर्धा और सीमित शत्रुता की। तो भोजन स्पर्धा क्या होती है, देखो ये स्पर्धा आपसी सहयोग पर विपरीत प्रभाव डालती है और अनेकों जैविक क्रियाओं को निर्धारित करती है। भोजन स्पर्धा शाकाहारी प्राणियों भोजन स्पर्धा जो है शाकाहारी प्राणियों की अपेक्षा मांसाहारी प्राणियों में अधिक होती है, और इसकी अपेक्षाकृत कमी के कारण शाकाहारी जीव जंतु बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनका भौगोलिक वितरण घनी जनसंख्या में होता है, जैसे कि भेड़ें, गायें, हिरण आदि। ये सीमित जो है या भोजन स्पर्धा के लिए या भोजन प्राप्ति के लिए जो है ये सीमित क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो सीमित शत्रुता है या भोजन स्पर्धा जो है वो भोजन स्पर्धा असहयोगी का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो जीव है वो एक दूसरे की सहयोग या सहयोगिता या एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, और इनके अंदर जो है भोजन के लिए स्पर्धा रहती है। ये स्पर्धा जो है अधिकतर जो है मांसाहारी प्राणियों में पाई जाती है। मांसाहारी प्राणियों में भोजन के लिए स्पर्धा होती है, एक दूसरा जीव जो है छोटे जीवों को जो है मारकर खाता रहता है। इस प्रकार की जो स्पर्धा इनके अंदर पाई जाती है, और विभिन्न क्षेत्रों में उनका भौगोलिक वितरण में घनी जनसंख्या में होता रहता है। इसके बाद में देखिए आपके अगला जो बिंदु है वो आपके आता है
शत्रुता जिसको अपन कहते हैं सीमित शत्रुता सभी प्राणियों में अपनी जाति के अन्य सदस्यों के प्रति निश्चित रूप से कुछ भेदभाव प्राकृतिक स्वभाव में पाया जाता है। यही स्वाभाविक के कारण अनेकों अवसरों पर स्वजातीय सदस्यों में भोजन, निवास, नर के लिए मादा और मादा के लिए नर साथी के अधिकारों के लिए संघर्ष का रूप ले लेता है। यानी सीमित शत्रुता का कारण क्या है, सीमित शत्रुता क्यों बनती है? ये भोजन के लिए, निवास के लिए, नर के लिए या मादा के लिए बनती है। एक दूसरे के प्रति संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जिसको अपन सीमित शत्रुता कहते हैं। ये एक प्राकृतिक स्वभाव है जो कि भेदभाव जो है ये प्राणियों के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में अपन जो है अगला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं अंतर्जातीय संबंध। और अंतर्जातीय संबंध को फिर से अपन ने दो भागों में बांटा था। एक आपके सहयोगी अंतर्जातीय संबंध था और एक आपका असहयोगी अंतर्जातीय संबंध था। तो अपन पहले सहयोगी अंतर्जातीय संबंध की बात करते हैं। सहयोगी अंतर्जातीय संबंध में सहयोगी का मतलब होता है कि इसमें जीव जो होंगे, प्राणी जो होंगे वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसी आधार पर जो है अपन पहला जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो सहजीविता का पढ़ रहे हैं। सहजीविता जो होता है उसको अपन अंग्रेजी में सिम्बायोसिस कहते हैं। इस सिम्बायोसिस या सहजीविता में क्या होता है कि भोजन, आश्रय के लिए या निवास के लिए, आधार के लिए, इसके अलावा अभिगमन के लिए, अखंड सहवास के लिए, क्षणिक सहवास के लिए यानी मैथुन क्रिया के लिए तथा विकल्पीय और अविकल्पीय सहजीवी संबंध हो सकता है। यानी भोजन के लिए, आश्रय के लिए, आधार के लिए, अभिगमन के लिए, इसके अलावा प्रजनन के लिए विकल्पी रूप में या अविकल्पी रूप में जो है सहजीवी संबंध हो सकता है। एक या दो जातियों को लाभ हो तथा किसी को भी हानि हो। यानी इसमें होता क्या है कि या तो एक जाति को लाभ होता है या फिर दोनों ही जातियों को लाभ होता है और दोनों ही जातियों को हानि नहीं होती है। सहजीवी सहवास जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक सहोपकारिता होता है और एक आपके सहभोजिता होता है। सहोपकारिता को जो है क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सहोपकारिता में क्या होता है कि इसमें जो सहयोग जो है, इस सहयोग की प्रक्रिया में दोनों ही जातियों को एक दूसरे को लाभ पहुंचाती, मतलब दोनों ही जातियां एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। दोनों भिन्न जातियों के जीवन में सहयोग की उस जैविक प्रक्रिया को जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करे है उसको सहजीवन कहते हैं। और निर्भरता के आधार पर सहोपकारिता निम्न प्रकार की होती है, मतलब मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सहोपकारिता क्या होती है? वही है आपके सहजीवन जिसको अपन कहते हैं कि जो दो जातियाँ होती हैं उन दोनों जातियों को एक दूसरे को लाभ पहुँचता है, हानि किसी को भी नहीं होती है। सहोपकारिता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक आपके अविकल्पी प्रकार की होती है और एक आपके विकल्पी प्रकार की होती है। पहले अपन अविकल्पी प्रकार की सहोपकारिता के बारे में बात करते हैं। तो जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग या स्थिरीकरण की प्रक्रिया बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होती है। हरित हाइड्रा एवं शैवाल के मध्य अविकल्पी सहोपकारिता पाई जाती है। दीमक तथा एक कोशिकीय फ्लैजिलेट में जिसको अपन प्रोटोजोआ कहते हैं उसके अंदर सहोपकारिता पाई जाती है। सिलेंट्रेटा वर्ग का जो सी एनिमोन है एवं हर्मिट क्रेब है इसके मध्य जो है अविकल्पी सहोपकारिता पाई जाती है। उनको जो है नीचे उदाहरण के रूप में दे रखा है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग या स्थिरीकरण जो है जीवाणु लेग्यूमिनेसी जो पौधे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो उदाहरण है वो उदाहरण आपके है हरित हाइड्रा और शैवाल के मध्य सहोपकारिता, लकड़ी खाने वाली दीमक और फ्लैजिलेट के मध्य सहोपकारिता जिसको अपन सहजीवन भी कह सकते हैं। कई प्रकार के सहजीवी संबंधों से एक महत्वपूर्ण प्रकार का संबंध जंतु एवं पादपों के मध्य भी पाया जाता है। यानी ये एक प्रकार का संबंध जो होता है वो कुछ जंतुओं और प्राणियों के अंदर भी या जंतु और जो पौधे हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। पादपों में जैसे लाइकेन के बारे में आपने नाम सुना होगा। लाइकेन जो है उस लाइकेन को जो है अपन जैसे पौधे जो है उसके अंदर लाइकेन जो होता है कवक और जो शैवाल होता है उसके मध्य जो सहजीवन पाया जाता है उसको लाइकेन कहा जाता है। इसी प्रकार से जंतुओं के अंदर और पादपों के अंदर भी एक प्रकार का सहजीवन पाया जाता है जिसको अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक चित्र के द्वारा समझेंगे। इसके बाद में विकल्पी सहयोगकारिता जो होती है वो विकल्पी सहयोगकारिता में सहयोगी पक्ष एक दूसरे को लाभकारी सहयोग तो देते हैं परंतु दोनों के अलग हो जाने पर अनेक कोई जो जीवन जो होता है उस जीवन को कोई खतरा नहीं होता है या उत्पन्न नहीं होता है। मतलब विकल्पी सहयोगकारिता में क्या होता है कि दोनों का एक जगह रहना आवश्यक नहीं है,
अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो उन दोनों को आपस में लाभ मिलता है। अगर दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं तो दोनों को खतरा नहीं होता है, दोनों को हानि नहीं होती है। जैसे गाय भैंस आदि पशु और जो कीड़े वाली चींटियाँ या जिनको अपन चिचड़ियाँ कहते हैं, तथा मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ तथा मछली खाने वाली जो चिड़ियाँ होती है, उनके मध्य भी सहजीवन पाया जाता है। तो इनका जो है साथ में रहना ज़रूरी नहीं है, ये साथ में रहे तो इनको लाभ पहुंचता है, और साथ नहीं रहती है तो भी इनको कोई खतरा या हानि नहीं होती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं अगला जो बिंदु है वो सहभोजिता है, जिसको कॉमनलिज्म कहते हैं। इसमें सहभोजिता का मतलब क्या होता है कि जब दो जातियाँ या जो भिन्न जातियाँ हैं वो जीव एक साथ जीवन यापन करें और इनमें से एक पक्ष हो तो लाभ पहुँचे, परंतु दूसरे पक्ष को कोई लाभ न हो या न हानि हो, ऐसे सहजीवन को सहभोजिता कहते हैं। मतलब सहभोजिता किसे कहते हैं कि दो भिन्न भिन्न जातियाँ, ध्यान रखना यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियाँ हैं। इसके अलावा विकल्पी सहोपकारिता में और अविकल्पी सहोपकारिता में समान जातियाँ रहती है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियाँ हैं और भिन्न भिन्न जातियों के मध्य सहजीवन पाया जाता है। एक जाति को लाभ होता है तो दूसरी जाति को क्या होता है, यानी एक जाति को क्या होता है इसमें लाभ पहुंचता है, लेकिन दूसरी जाति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है, तो उसको लाभ भी नहीं पहुंचता है। यानी दोनों एक साथ रहते हैं, मतलब एक क्या करता है उसको आवास प्रदान करता है या एक क्या करता है उसको भोजन प्रदान करता है। यानी जब दो भिन्न जातियों के जीव एक साथ जीवन यापन करें और इनमें से एक पक्ष को तो दूसरे से लाभ हो, परंतु दूसरे पक्ष को न तो कोई लाभ हो और न कोई हानि हो, तो ऐसे सहजीवन को सहभोजिता कहते हैं। समुद्री प्राणियों में सहभोजिता अति व्यापक रूप में पाई जाती है। जो समुद्री प्राणी होते हैं उनमें यह सहभोजिता का प्रकार जो है पाया जाता है। जैसे कि शार्क और चूसक मछली जो होती है, शार्क मछली जो है उसके ऊपर चूसक मछली रहती है और ये भोजन प्राप्त करती है उसके साथ में रहकर, लेकिन शार्क को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई भी लाभ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से एक मछली है फायर एस्पर, ये फायर एस्पर मछली जो है और एक आपके समुद्री खीरा है। तो फायर एस्पर मछली और समुद्री खीरे, यानी समुद्री खीरे के साथ में ये फायर एस्पर मछली जो सूक्ष्म मछली है वो साथ में रहकर क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है समुद्र के अंदर, लेकिन समुद्री खीरे को इससे कोई भी लाभ नहीं पहुंचता है। तो इस प्रकार का जो आपके सहजीवन है उसको अपन सहभोजिता कहते हैं। यहाँ पर देखिए अपन ने जो मुख्य बातें अपन ने पढ़ी है, जो आपको मैंने फ्लो डायग्राम बताया था जैविक कारकों का, बायोटिक फैक्टर्स जो है उनमें अंतर्जातीय संबंध और अंतर्जातीय संबंध में अपन ने अंतर्जातीय संबंध जो है उसमें सहयोगी और असहयोगी अंतर्जातीय संबंध के बारे में चर्चा की है। उसके बाद में अपन ने अंतर्जातीय संबंध के अंतर्गत सहयोगी सहजीविता, सहोपकारिता, भोजन स्पर्धा, जिसमें अविकल्पी और विकल्पी तथा प्रतिजीविता। अब ध्यान रखना है आपको, भोजन स्पर्धा जो है उस भोजन स्पर्धा के अंतर्गत अपन प्रतिजीविता, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण और परजीविता, यह चार जो मुख्य बिंदु है इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन जो है सहोपकारिता पढ़ी है, और सहोपकारिता जो है मुख्यतः अविकल्पी और विकल्पी प्रकार की होती है। इसके बाद में अपन ने जो है विकल्पी सहोपकारिता के बाद में अपन ने सहभोजिता पढ़ी है। तो सहोपकारिता या जो अपन कह सकते हैं इसको सहजीविता, तो सहजीविता को मुख्यतः दो भागों में बांटा था और सहजीविता को दो भागों में सहोपकारिता तथा सहभोजिता में बांटा है। दोनों के बारे में अपन ने चर्चा की है। इसके बाद में आगे जो है अपन भोजन स्पर्धा के अंतर्गत प्रतिजीविता, परजीविता, परभक्षण और प्रतिस्पर्धा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए सरस्वती एग्री क्लासेज के इसमें जो है यूट्यूब वीडियो के अंतर्गत आपको ये सारी जो बातें हैं आपको बताई जाएगी।